इतनी बड़ी लाइन लगी है, किस वजह से लगी है ये देखो। 70 अटल कैंटीन, सिर्फ 5 रुपए में भरपेट खाना। ये और ये देख लो, भरपेट खाना क्या तबीयत से मार रहे हैं भाई, ये बच्चों को मार रहे हैं, सोचो यार। वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो बे। इतनी बड़ी लाइन लगी है, किस वजह से लगी है ये देखो। 70 अटल कैंटीन, सिर्फ 5 रुपए में भरपेट खाना। ये रेखा गुप्ता जी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इतनी लंबी लाइन लगवा दी इन्होंने। और ये देख लो, भरपेट खाना क्या तबीयत से मार रहे हैं भाई, ये बच्चों को मार रहे हैं, सोचो यार। मोहित चौहान जी, बच्चे छुड़वा दिए आपने तबीयत से, ये देख लो जरा क्या हाल हो रहा है भाई। आप सबसे पहले बच्चों की सिक्योरिटी को भी देखोगे अपनी सिक्योरिटी के साथ साथ। ये सनातनियों की ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन इसलिए, मेयर भी आपके, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। मैं सभापति महोदय आपसे पूछना चाहता हूं, वैसे तो हमारी परंपराएं दूसरी थी, क्या जो अपमान शंकराचार्य जी का उत्तर प्रदेश में हुआ, क्योंकि वो नरसिंहपुर से जुड़ा हुआ मामला, वो गद्दी, वो पीठ नरसिंहपुर की थी शंकराचार्य जी की, क्या सरकार शंकराचार्य जो संतों के भी संत हैं, संतों के भी गुरु हैं, क्या उनसे प्रमाण सरकार मांगेगी? शंकराचार्य से प्रमाण? और वो कौन सी सरकार मांग रही है ये मैं आपको बताता हूं। सरकार वो है जो गौ मांस बेच रही है, और असला आपके भाजपा का कार्यकर्ता है, वो गौ मांस बेच करके, आप जिस गौ की राजनीति करते हैं वोट की, वो गौ मांस बेच करके आप लोगों के जो सामने आपकी मां को काट रहा है। शर्म की बात है। मैं मांग करता हूं वो बुलडोजर मुख्यमंत्री जी का, जो गरीबों का घर तोड़ता है बार बार जाके सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए, अगर उस बुलडोजर में दम है जरा सी भी, और मुख्यमंत्री जी जो रोज गौ सेवा करते हैं अपने निवास में, अगर वास्तविकता में उनके अंदर गौ माता का भाव है, तो मेयर, मंत्री, कमिश्नर, जितने लोग हैं सबके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, सबके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, तब गौ सेवा का भाव उत्पन्न होगा, वरना ये ढोंग करना बंद करना चाहिए। माननीय सभापति, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, ऑर्डर रिजर्व कर लिया है कोर्ट ने, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। देखा आप लोगों ने वकील साहब? देखिए, मुख्य जो आर्गूमेंट था वो ये था कि उन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था, जिस विद्यालय का लगाया था, नाबालिग बच्चों का, वो बच्चे पढ़ रहे थे हरदोई में। अच्छा। विद्यालय का नाम हरदोई में था, ठीक है, रेगुलर छात्र थे वहाँ के संस्थागत। उसी समय वो कैसे गुरुकुल में पढ़ सकते हैं आप ये बताइए? बच्चे जब वहाँ पढ़ रहे हैं, जो बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने लगाया है, साफ साफ विद्यालय का नाम हरदोई का है। जी, तो ये बड़ा सवाल, कोर्ट ने जो क्वेश्चन मार्क लगाया है कि जो बच्चे आरोप लगा रहे हैं, जिनको सामने लाया गया था, जिनका मेडिकल हुआ था, वो कहीं हरदोई के, आप बता रहे हैं कि हरदोई के स्कूल में पढ़ते थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ की पुष्टि के लिए लगाया गया था, लेकिन जब वहाँ हरदोई का वो सर्टिफिकेट पाया गया तो इस पर सवाल उठाया जाता है कोर्ट रूम में, वो सर्टिफिकेट कि आखिर ये गुरुकुल में कैसे पढ़ रहे थे जब वहाँ का सर्टिफिकेट है। यही बात है, बताइए वकील साहब जी। कि आशुतोष जी महाराज ने जो विक्टिम की तरफ से ये फाइल करा था, और स्वामी जी का ये शंकराचार्य जी का था, उसमें मेन ग्राउंड यही था कि अगर वो बच्चे हरदोई में रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो विद्यालय छोड़ के वो यहाँ के छात्र कैसे हो सकते हैं? और दूसरी चीज, सारे तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए एक तरीके से ये इंटरिम रिलीफ शंकराचार्य जी को ये दी गई है, और हम लोग जो एज ए बीइंग ए काउंसिल, ये ऑर्डर जो है ये अपेक्षित भी था, और ये महसूस हो रहा था, जो हम लोगों के बीच बातें हुई उसमें ये लग रहा था कि कहीं न कहीं शंकराचार्य जी को फाल्सली इम्प्लीकेट किया जा रहा है, और सनातन के प्रति जो है। दूसरी इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज हम लोग अपने कोर्ट में ऑब्जर्व किया है, वो ये देखा गया है कि जो विक्टिम थे, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट की बात की जा रही थी, वो मेडिकल रिपोर्ट विक्टिम के द्वारा नहीं ली गई थी। जो कंप्लेनेंट हैं, जो आचार्य जी, जिनका आशुतोष नाम बताया जा रहा है, उन्होंने ही कुछ लिख के जो है वो अपना वहाँ पे मेडिकल पे दिया हुआ है। आप क्या करें, बनावटी जो विक्टिम थे, जो दो नाबालिग बच्चे थे, मेडिकल जो उनका एग्जामिनेशन हुआ है, मेडिकल उसको डायरेक्टली नहीं हुआ है, बल्कि ये कागज में जो लिख के दिए थे कंप्लेनेंट साहब आशुतोष आचार्य जी, उन्हीं के हिसाब से जो है वो बना के वहाँ से रिपोर्ट आ गई है, जिसको कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। तो ये देख सकते हैं, बड़ी खबर है। अब तक आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद। मेरा जीवन बहुत अत्यंत गरीबी से निकला था, लेकिन हमने कभी गरीबी का कभी बोझ नहीं फील किया, क्योंकि जो व्यक्ति
बढ़िया जूते पहनता है और अगर उसके जूते नहीं है तो उसको लगता है यार ये है। अब हमने तो जिंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं थे, तो हमें क्या मालूम था कि भाई जूते पहनना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने तो कभी स्कूल में जूते वूते पहनने का सवाल ही नहीं था। अब मेरे पास जूते नहीं है, मैं जूते नहीं पहनता। पक्का? मैंने कभी जूते पहने ही नहीं पहने। गाड़ी में बैठा चल। साहब मैंने क्या किया साहब? तेरी सीसीटीवी फुटेज देखो। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ और किसी के गले नहीं उतरे। भीख मांगता हूँ साहब, बहुत ही गरीब आदमी हूँ, खाने को भी पैसा नहीं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मैं साबित करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है। अरे 4 महीने से चिल्ला कर चीख कर हर दिन 7 बजे यही तो कहता हूँ मैं। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी। हमें कहा गया था माय विजन ऑफ इंडिया, राइजिंग भारत पे बात करेंगे। टॉपिक तो इन्होंने भी डॉज किया, क्योंकि सवाल ये पूछा कि सरकार क्यों नहीं जवाब देती, तो इंदिरा गांधी पे पहुंच गए। ठीक है, उनसे पूछा गया तो इंडिया अलायंस पे आपने पहुंचा दिया। आज मैं यहां पूछना चाहूंगी कि आपका और हमारा क्या, आपको और मेरी लाइफ में, अगर आज मैं पॉलिटिक्स से हट जाऊं एज अ नॉर्मल सिटीजन, आपकी और हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है कि इंडिया अलायंस का लीडर कौन है, मोदी जी ने इजराइल में जाके क्या किया, आज आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है। माय विजन फॉर इंडिया अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं शहजाद जी के बाद बोलूंगी, पहले उनका शिफ्ट सुन लूं मैं, उसके बाद जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि दिस इज व्हाट इट इज अबाउट। एक मैं जरूर शहजाद, हाँ, ये इजराइल वाला क्या जिक्र है? ये इजराइल वाला जिक्र ये है कि आज हम हमारे और आपके बारे में बात नहीं करते, सोचते नहीं है, बस टॉपिक शिफ्ट एंड डाइवर्ट कर रहे हैं। इस वक्त भी हमें कहा गया कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ विजन फॉर इंडिया। व्हाई आर वी डिस्कसिंग India alliance and the problems within and trying to put each other down? This is about all of us. ये हमारे बारे में है, ये इंडिया के बारे में, ये हर नागरिक के बारे में है। किसी एक के हाथ में इंडिया, हिंदुस्तान के भविष्य की कलम नहीं हो सकती। ये 140 करोड़ जनता के हाथ में हिंदुस्तान का भविष्य होना चाहिए, चाहे सरकार आज भाजपा की हो, चाहे सरकार कल कांग्रेस की आए। हमें एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जहां पे नफरत की राजनीति के बजाय आप शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार की बात करें, जहां पे धर्म की राजनीति की जगह आप विकास की राजनीति करें, जहां पे अगर मंदिर में घंटी बजे या मस्जिद में अजान हो तो किसी को डर नहीं लगना चाहिए, जहां पे प्यार और मोहब्बत होना चाहिए, नफरत नहीं होना चाहिए, जहां पे महिला सुरक्षित होनी चाहिए, छोटे बच्चे को सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जहां पे बेरोजगार को नौकरी मिलनी चाहिए, जहां पे किसी के घर में ऐसा ना हो कि चूल्हा ना जले, जहां पे अच्छी सड़कें हो, जहां पे अच्छी फैसिलिटीज मिले, जहां पे हर एक नागरिक खुश हो। दिस इज द इंडिया दैट वी वांट। जो सरकार ये ला सकती है वो सरकार हमें चाहिए, हमें इस डिबेट में नहीं पड़ना। और वो आपको अभी नहीं नजर आता? 30 सेकंड। हमें ये नजर आएगा जब यहां पे ये सब फालतू डिबेट करना बंद करें, सुनना बंद करें और अपनी हक की आवाज उठाएं और लड़ाई करें। मैम देखिए, एक तो ये नहीं, आपने ठीक कहा, मगर अमन जी अभी आने दीजिए, क्योंकि फिर समय क्या है, समय खत्म हो जाता है। चलिए बोलिए। कांग्रेस क्रिएटर्स को पैसे ऑफर कर रही है ये कैंपेन कराने के लिए कि जो इंडिया में एआई समिट हुआ था वो किसी काम का नहीं था। भाई रिसेंटली दिल्ली में हुए एआई समिट को लेके मुझसे एक पीआर टीम कांटेक्ट करती है और कहती है कि मुझे बस एक वीडियो बनाना है जिसमें एआई समिट को एक फेलियर बताना है और उसको डिफेम करना है। किसी को 1.5 लाख, किसी को 50,000, तो किसी को कहा जितना चाहे उतना पैसा मिलेगा। मतलब कांग्रेस की पीआर टीम अप्रोच करती है कहते हुए कि आप ऐसे ऐसे एआई समिट के बारे में ये 2 पॉइंट्स हैं, इन पे बना दीजिए। 55,000 रुपए कीमत है मेरी और एआई समिट की। और मुझे तो लगता था कि देश को बदनाम करने की कीमत 20 लाख, 50 लाख या करोड़ रुपए होगी।
लेकिन विपक्ष ने इसकी कीमत मात्र 80,000 रुपए लगाई। हम आपको पैसे देंगे और आपको भला बुरा कहना है, आपको बोलना है कि एआई समिट किस तरीके से फ्लॉप हुआ। कल रात मेरे पास कांग्रेस पीआर टीम का एक डीएम आता है जहां पर वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता है कि कांग्रेस और कितना ज्यादा गिरेगी। राहुल गांधी के चेले चपाटे एआई समिट में टी शर्ट उतार कर प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो, जो राहुल गांधी को हमेशा सताती है। कांग्रेस वालों को मैंने पहले भी समझाया था, बीजेपी के खिलाफ जाओ, बदनाम करो, लेकिन देश के खिलाफ मत जाओ। कांग्रेस ने जिस तरीके से एआई समिट में घुसकर हमारे देश की बेइज्जती कराई है ना, जिस पार्टी ने कसाब को बिरयानी खिलाई है, जो पार्टी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना चाहती। इन सारे भाजपिल्लों ने अपनी अपनी वीडियोस डिलीट कर दी हैं जब कांग्रेस ने बोला हम लीगल एक्शन लेंगे इन लोगों के खिलाफ। भाई ये लोग बहुत प्राउडली बोल रहे थे कि हमें कांग्रेस की टीम से पीआर कैंपेन करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, इंडिया को डिफेम करने के लिए। अरे इतना ही था तो भैया लगाए रहते ना, क्यों वीडियो डिलीट कर दी? और अगर आप इनमें से किसी एक को भी फॉलो करते हो ना तो बड़ी शर्म की बात है। सोचो जिस पार्टी के क्रिएटर्स ये इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं तो वो पार्टी लेवल पे झूठ फैलाती होगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन इन्फ्लुएंसर्स ने कहा कि कांग्रेस ने उनसे एआई समिट के विरोध में वीडियो बनाने के लिए पैसे ऑफर किए, अब वो अपने वीडियो डिलीट कर रहे हैं। अधिकतर ने वीडियोस तब डिलीट किए जब कांग्रेस की लीगल सेल की तरफ से इन सभी पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई थी। कई इन्फ्लुएंसर्स ने अपने अकाउंट बंद कर दिए। एक इन्फ्लुएंसर तो बीजेपी नेता की बेटी निकली, कुछ इन्फ्लुएंसर्स बीजेपी नेता के रिश्तेदार निकले, कई इन्फ्लुएंसर्स बीजेपी से जुड़ी पॉलिटिकल फर्म के लिए काम करते हैं। इंडिया टुडे ने यह भी पाया कि जिन इन्फ्लुएंसर्स ने ये सारे फर्जी दावे किए थे वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही इंडिया टुडे ने उनसे संपर्क किया उसके बाद कईयों ने अपनी बायो इन्फो बदल दी। साफ है इन्फ्लुएंसर्स एक ऑर्गेनाइज्ड टूल किट के जरिए काम कर रहे थे जिसे बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा था। यही इनकी सबसे बड़ी कमी होती है। बात हम कर रहे हैं शास्त्री जी के बयान पे, ये चले गए पाकिस्तान और मुसलमान पे लेकर। तो करना पड़ेगा ना, वो भाई नहीं थे, वो आप लोग मुद्दे की बात नहीं कर सकते। अपनी बात कहना चाहोगी? मुद्दे की बात नहीं कर सकते। हमारी बात सुनो। आप लोग मुद्दे की बात ही नहीं कर, पाकिस्तान पे चले गए। आप मुस्लिम समाज से हो क्या? आप मैं सवाल पूछ रही हूँ तो आप मुझे मुस्लिम समाज से रख रही हैं। हमारी बात पूरी। मुस्लिम या हिंदू नहीं होता, पत्रकार होता। आप कैसे कह रहे हैं कि आप मुस्लिम समाज से हो? आप कैसे कह रहे हैं? अब हम बताएंगे आपको। पत्रकार भी हो सकता है मुसलमान हो, इसलिए पक्ष रख रही हो आप। अच्छा सम्मान न करिए, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका तो हम बता तो रहे हैं 23% हिंदू थे। यही भाजपाइयों की कमी होती कि सवाल मुद्दे की पूछो, जनता से जुड़ो, मुद्दे की बात नहीं। पाकिस्तान पर चले जाते हैं, पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं। अच्छे मुसलमान तो हमारी बात नहीं सुनोगे पूरी? कौन सी बात? हमारी बात नहीं सुनोगे? वो 23% हिंदू थे, 3% रह गए, कहाँ चले गए? वो बात अलग, जो पूछा जा रहा है वो बताइए। भाइयों ऐसे पुलिस अफसर को सैल्यूट है जो अपने एरिया के सारे चोर उचक्के गुंडे बदमाशों को और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बुला करके समझा रहे हैं कि गलत रास्ता छोड़ दो, नहीं तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। सावधान नहीं हो। अरे आज तुम लोग यहाँ क्यों बुलाया हूं मैं? तुम्हें सावधान करने के लिए। सावधान किस चीज से? अपराध से तौबा कर लो। तौबा समझते हो? अपराध की दुनिया से दूर हो जाओ। ये एक अवसर दे रहा हूं तुम लोग को यहाँ बुला के, अभी एक संदेश दे रहा हूं। जितने भी लोग हो इसमें सब अलग अलग प्रकार के काम किए होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले किए होंगे अब नहीं कर रहे हैं, तो कितने ऐसे हैं जो पहले किए तभी नहीं कर रहे? हाथ उठाना जरा, सभी को उठ जाएंगे। हाथ नीचे करो, रिकॉर्ड अलग अलग चेक करूंगा। जो पहले किए और जो अभी कर रहे हैं, इतना याद रखो कि पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस, जो पहले किए और अभी किए, भविष्य में अगर किसी ने भी कानून को अपने हाथ में लिया या किसी प्रकार के अपराध की दुनिया में गए तो बहुत स्पष्ट बता रहा हूं मैं, फिर तुम लोग को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एकदम क्लियर कट मैसेज, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर अपराध किए और जिसका रिकॉर्ड होगा पहले का वो दोबारा अपराध किया तो मैं उसकी एसपीसी कर दूंगा। तुम लोग मेरे बारे में पता कर लेना जरा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरा इतिहास क्या है। अगर तुम्हारा इतिहास है तो मेरा भी इतिहास है। याद रखना, अपराध अगर किसी ने दोबारा किया तो उसकी खैर नहीं है। पॉइंट क्लियर है? पर आवाज ऊंची। होली आ रहा है।
नरसिंहानंद गिरी आजकल योगी सरकार से नाराज चल रहे हैं। आइए सुनते हैं योगी के लिए उसने क्या कहा है। योगी सुन, आज तेरी पुलिस को मुझे मारना पड़ेगा। मैं सलीम भाई को देखने जाऊंगा, पूरी ताकत लगा दे। आज केवल मेरा कत्ल हो। अगर मैं अपने बाप की औलाद हूं, अगर मैं अपने गुरु का चेला हूं, मैं यति नरसिंहानंद गिरी, आज केवल मेरा कत्ल करके तू मुझे रोक सकता, नहीं तो मैं सलीम भाई से मिलने जाऊंगा। मैं तेरी तरह नहीं हूं, मुसीबत में पड़े अपने साथियों को छोड़ दूं। जा रोक ले, आज तेरे ये लोग मेरा कत्ल करेंगे। जब रुकूंगा, और कत्ल ऐसे ही नहीं करेंगे, जितने सामने पड़ेंगे सबको मार दूंगा। मैं तेरी तरह नकली हिंदूवादी नहीं हूं, ना मुझे मुख्यमंत्री बनना, ना मुझे प्रधानमंत्री बनना। और तेरे आज अपना मुकद्दर फोड़ा है। आज बिना मतलब मुझे छेड़ के, मतलब मैं अपने साथी को मरते हुए साथी को भी देखने ना जाऊं। तेरे से 1000 गुना बड़ा सनातन का काम करा सलीम भाई ने। मैं सलीम भाई से या तो आज मिलने जाऊंगा, या मैं इस मंदिर में मैं आज मारा जाऊंगा। रमजान का महीना चल रहा है, आइए देखते हैं उस पर एक मज़ाहिया वीडियो। समोसा खाएगा? तू तो खाएगा? अरे तू बोल तो इदरीस की बिरयानी खिलवा दूं? टुंडे का कबाब पराठा खाएगा? अच्छा अब समझा, मुबीन्स की निहारी खाओगे तुम लोग। कुछ पियोगे तो एक काम करूं, रेड बुल मंगा दूं? सुबह से लेके शाम 5 बजे तक जो कुछ भी खाना हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पापा का क्या नाम है? राधे श्याम। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अबे ये तो गया, अब तो तू खा ले, किसी को नहीं बताऊंगा। हेलो हाफिज जी। मोहतरम हजरत, जनाब राधे श्याम के बेटे ने अपने घर पर इफ्तार का इंतजाम रखा है। आप तमामी रोजेदार से गुजारिश है कि उनके घर पर तशरीफ फरमाएं और इफ्तार करें। चले चले चावल गोश्त लेने चले। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।